हेलो एंड वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। इस चैनल पे हम अपने ऑर्गेनिक के बेसिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है, सिमिलर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं। क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, इस वजह से इस प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सी बात है कि साइंस में किसी भी वर्ड के पीछे अगर TION शन लग जाता है, शन का मतलब वो एक प्रोसेस को इंडिकेट करता है। हाइब्रिडाइजेशन है तो इस वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की प्रोसेस को वो इंडिकेट कर रहा है। सपोज़ एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और उसके साथ हमने एक px के एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर दिया और यहाँ ये बना रहा है इस तरह से एक एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये दोनों तो आपके हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लेकिन ये जो बना है ये आपका है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसमें क्या है, एक s का ऑर्बिटल और एक px का ऑर्बिटल, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं और दोनों की सेम एनर्जी है। इसमें s की एनर्जी और px की एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं कि सिमिलर एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होती है बट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, एक्यूरेट इक्वल होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम लोग एक एग्जांपल देखें कि कैसे फॉर्म होता है। अब ये पूरी जो प्रोसेस है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिमिलर एनर्जी के आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उसके अच्छा हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये दोनों सिमिलर एनर्जी के हैं। जैसे सपोज़ ये 2s है और ये 2px है, तो सिमिलर एनर्जी के हो गए। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहा है, इसमें ये बन रहा है sp। तो sp की एनर्जी अब एकदम इक्वल हो गई, दोनों की, s की भी और p की भी एकदम इक्वल एनर्जी हो गई। तो हम सबसे पहले इस प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझेंगे, तब हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं, sp3 मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल s का और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स p के, px py pz, ये तीनों आपस में कंबाइन होके ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये तीनों कंबाइन होके बना रहे हैं sp3। और ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल, 3 p के और एक s के, ये जनरेट यहाँ पे हो रहे हैं 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सबसे कॉमन, मीथेन। होता क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो 1s2 2s2 2p2। अब ग्राउंड स्टेट में ये जब हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है तो हम लोग आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल s का, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल p के, px py pz, ये s का। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, s में हमने भर दिए,
पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए। ये पोजीशन है ग्राउंड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इधर चला जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स जो थे s और 3p के, चारों सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल हो चुके हैं। अब हमें ये तो पता ही है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो होता क्या है कि यहाँ पे अब हाइड्रोजन एटम आता है और हाइड्रोजन एटम इस तरह से यहाँ पे 4 आ जाते हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे शेयर कर देता है। फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों हैप्पी, और मीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मीथेन मॉलिक्यूल जो है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बोलेंगे इसे हम। ये जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब हमने ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एकदम जनरल सी बात है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं करना। वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन को बहुत डीपली स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। हमें ऑर्गेनिक में बेसिकली कार्बन की बात होती है और कार्बन रिलेटेड मॉलिक्यूल्स की, तो हमने यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये मीथेन है, इसका एटॉमिक एंगल इतना हो गया, ज्योमेट्री इसकी हो गई टेट्राहेड्रल, और उसके बाद शेप इसका जो है वो भी है टेट्राहेड्रल। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जब तक लोन पेयर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तब तक जो हमारी ज्योमेट्री है वही हमारी शेप भी रहती है। ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहेंगी तब तक जब तक लोन पेयर नहीं आता है। लोन पेयर आने की वजह से रिपल्शन होने लगता है, इस वजह से ये शेप जो है वो चेंज हो जाती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2, अब नाम से क्या समझ में आ रहा है कि एक s का और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल p के। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि चलो p के तो 2 हैं, लेकिन वो p के 2 कौन से हैं। तो x और y इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, एक सिंपल बात, pz भी तो है हमारा और px है, तो px और z क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करता, या pz और py क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करता। देखिए, आप लोगों ने ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा हो तो ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा बेसिक बात हो गई। s तो ऐसे होता है, px जो है वो हम इस तरह से शो करते हैं और py को हम इस तरह से शो कर रहे हैं। ये हमारा y एक्सिस था, ये हमारा x एक्सिस। x एक्सिस पे होने की वजह से px, y एक्सिस पे होने की वजह से py। अब z, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब क्योंकि pz z एक्सिस पे है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं pz। अब आप देखो तो px और py ये हमारे प्लेनर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं। भाई प्लेन है कि नहीं, x और y। और जो pz ऑर्बिटल है वो हमारा किस पे प्रेजेंट होता है, लीनियरली।
एक्चुअली जब हम एक्सिस लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से जो हमारे एक्सिस होते हैं, इसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इस वजह से ये हमारा, आप देखिए जेड एक्सिस लीनियर है, लीनियर होने की वजह से पी जेड को हम लोग लीनियर वाली ज्योमेट्री में कंसीडर करते हैं। एक्स और वाई प्लेन है भाई, अगर हम प्लेन यहाँ बीच में से डालें, इस तरह से मैं एक प्लेन डाल दूँ, तो ये वाई को भी कट कर रहा है प्लस ये वर्टिकल है, तो ये एक्स और वाई ऑर्बिटल्स हमारे प्लेन पे आते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिए, चाहे तो स्टार पॉइंट बना के अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि पी एक्स और पी वाई जो होते हैं वो हमेशा प्लेनर होते हैं, और पी जेड जो होता है वो लीनियर होता है। इसको लीनियर आप लिखिएगा, लीनियर। और चलिए, तो ये तो ऑर्बिटल्स की बात हो गई। जब डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो हम लोग पूरा डिटेल में इनका स्ट्रक्चर और डी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर सब हम इनऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं। एक मज़ेदार बात बताऊं, हम लोग डी ऑर्बिटल्स कितने तरह के जानते हैं? 5 टाइप के। ठीक, ऐसे नहीं, मतलब डी ऑर्बिटल्स को अगर आप समझिए तो 5 टाइप्स के होते हैं। यही तो हमने पढ़ा है भाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और हमने क्या पढ़ा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक हम पढ़ते हैं डी जेड स्क्वायर। 5 ही तरह के तो हो गई है। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो क्या डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता, या डी जेड स्क्वायर या डी वाई स्क्वायर नहीं हो सकता? भाई होना तो चाहिए। तो ये कहाँ चला गया? एक्चुअल में डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 5 नहीं 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये मज़ेदार बात है थोड़ा सा कि 6 टाइप के होते हैं, और वो जो 2 है ना, वो दोनों यही हैं। हम दोनों को एक साथ लिखते हैं, इस वजह से ये हमारे 6 ऑर्बिटल्स 5 ही ऑर्बिटल्स में एक तरीके से शो होते हैं। तो चलिए फ़िलहाल sp2 की बात कर रहे थे, उस पे आते हैं। तो sp2 मैंने बताया कि ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और बनाएंगे क्या, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने? 3। ठीक, अब एक एग्जाम्पल, ये मॉलिक्यूल तो सबने पढ़ा ही होगा, एथीन। ठीक, अब अभी हमने क्या देखा था sp3 वाले केस में कि चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, इसमें सिर्फ 3 ही होते हैं। तो वापस से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन 1s2 2s2 2p2, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं। तो ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फिल। अभी वही एक्साइटेड स्टेट होने वाली है। ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि जगह मिल रही है, वो जंप करके यहाँ चला जाता है। अच्छा, एक चीज़ क्या आप लोगों के दिमाग में आई, हम लोग 11th-12th में क्या पढ़ते थे कि हम किसी भी पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, या किसी भी मतलब हम एक किसी भी बॉडी का पोजीशन और क्या कहते हैं स्पीड, हमें मोमेंटम या कुछ भी कह लो, कि मतलब जैसे एक डॉट यहाँ है वो उस स्पीड से इस तरह मूव कर रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। तो हम अगर मोशन में है कोई पार्टिकल, तो हम ये नहीं कह सकते उसका, हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन नहीं हम पता कर सकते, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं हम पता कर सकते अगर वो मोशन में है।
और इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या खासियत है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते कि वो एक्यूरेट यहाँ ही प्रेजेंट है। भाई वो एक टाइम पे यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, भाई इतने पूरे एरिया में वो कहीं भी है, हमें नहीं पता बट वो कहाँ है। हाँ तभी तो अच्छा ये जो हमने बस एक एरिया डिफाइन कर लिया कि ये हमारा ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन हमें इसी एरिया में कहीं पे मिलेगा, यहाँ पे, इधर इससे बाहर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, हमें इतने एरिया में ही मिलने वाला है। बट हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली हमको इस पॉइंट पे मिलने वाला है, हम ये नहीं कह सकते। तो अभी क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमने बताया कि यहाँ पे है, अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जा रहा है। अब भाई अगर आप इमेजिन करिए तो एटम क्या है, वो तो ऐसे एक स्फेरिकल बॉडी है, यहाँ न्यूक्लियस हो गया और ये इसके अपना ऑर्बिट्स या इसके अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ भी कह लो। तो वो यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं भाई, ठीक। अब अगर आप इमेजिन करें तो मैं ऐसे समझा सकती हूँ आपको कि अगर ये एक एटम है, उसका न्यूक्लियस ये है और यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो जंप करके यहाँ जा रहा है। एक्चुअल में ये नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते कि ये उसका न्यूक्लियस है एटम का, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और हायर स्टेट में जो जा रहा है वो जंप करके यहाँ चला जा रहा है। ये जंप का क्या मतलब है? जंप का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा कहीं भी, ये पी ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल से उठ के नहीं जा रहा वो पी ऑर्बिटल में। इसका मतलब क्या है कि उसकी सिर्फ एनर्जी इंक्रीज़ हुई है। एनर्जी भाई एस ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ यहाँ है, पी ऑर्बिटल सपोज़ पी एक्स की एनर्जी यहाँ है, सपोज़ पी वाई की एनर्जी हम थोड़ा सा हल्का सा ऊपर अगर दिखाएं तो होता क्या है कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब पी वाई वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर हो गई है, इसलिए हम उसको शो करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पी में है। समझ पा रहे हैं? हम ये नहीं कहेंगे कि वो उसकी एनर्जी क्योंकि इतनी हाई है, भाई वाइब्रेट ही तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे टन 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 ऐसे लगातार वो वाइब्रेट कर रहा है। अब पहले एनर्जी कम है, स्लो वाइब्रेट कर रहा है, फिर अब एनर्जी ज़्यादा, ऐसे तेज़ तेज़ से वाइब्रेशन होने लगा, तो बस वाइब्रेशन बढ़ जाती है उसकी, वो कहीं जाता आता नहीं है कि अभी यहाँ आए फिर एक्साइट होके यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर और एनर्जी बढ़ी यहाँ चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता, बस उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ होती है। तो फिलहाल हाँ, फिर उसके बाद अभी क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन हमारा चला आया यहाँ पी ऑर्बिटल में। एक्चुअल में वो पी में थोड़ी ना जा रहा है भाई, ऑर्बिटल हमने अपने समझ के लिए बना लिए कि हम समझेंगे कैसे, अदरवाइज वो एटम है इतना छोटा सा है, वो अपने तरह जो कर रहा है उसकी जो भी केमिस्ट्री है वही हम पढ़ने के लिए एक हमने अपनी तरफ से कि हम शो कैसे करेंगे, हम समझेंगे कैसे, इस वजह से हमने ये एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल और इस टाइप से हमने कि ये स्क्वायर बॉक्स में है, फिर इस तरह से हम उसको समझने के लिए केवल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे उसका दिखा रहे हैं, बाकी हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद हमें हाइड्रोजन को फिल करना है। अब अगेन हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे पास 4 है, 2 हाइड्रोजन है कार्बन में, इस तरह से 1 कार्बन में 2। अब मीथेन मॉलिक्यूल, भाई 2 कार्बन है तो 1 कार्बन यहाँ भी तो होगा, ये कार्बन 1 बोल दो इसे, ये कार्बन 2 बोल दो, और ये कार्बन 2 की एक्साइटेड स्टेट है और यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद जब इस पे हाइड्रोजन तो इस पे भी हाइड्रोजन है भाई, यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि अब इसका ऑक्टेट थोड़ा नहीं कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट।
तो क्या होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करने लगते हैं। ऑर्बिटल्स जो हैं ये वाला, एक ये और एक ये और ये इसके साथ शेयरिंग करने लगेगा, ये इसके साथ। अब शेयरिंग के साथ क्या हुआ, हम काउंट करें अगर इलेक्ट्रॉन तो हमको इतने एरिया के काउंट करने पड़ेंगे। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके लिए काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। हमें इसके लिए इतने एरिया के काउंट करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। तो अब इनको लग रहा है कि भाई वाह, ऑक्टेट तो हमारा कंप्लीट हो गया, हम हो गए स्टेबल। बट हुआ क्या कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो x और y क्यों इन्वॉल्व हो रहे, इसको हम समझेंगे जब हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये हमारा एक कार्बन, ये हमारा दूसरा कार्बन, इसका ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा और तीसरा, और ये अटैच है हाइड्रोजन से। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब हाइड्रोजन के एटम। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है भाई। अब क्या, लेकिन कार्बन के 1 2 3 ही ऑर्बिटल हैं, चौथा कहाँ है, चौथा ये। फोर्थ, अब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इसके पास है। यहाँ पे ये आपस में शेयरिंग करने लगते हैं, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन भाई चार्ज बॉडी तो है, ये माइनस चार्ज के साथ चार्ज बॉडी है, ये चार्ज की वजह से इनके बीच एक तो हो गया अट्रैक्शन, 2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड, 1 ऑर्बिटल अट्रैक्शन हो रहा है और बन रहा है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। बट एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अट्रैक्ट मतलब बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड। बच्चे ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड हम इसको, अच्छा हम इसको सिग्मा बोल रहे हैं, इसको हम पाई क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि पाई बॉन्ड जो है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है, ये थोड़ा वीक होता है। क्यों, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये दोनों पेन को ऐसे चिपका दिया और उसके बाद अगर हमें इन्हें निकालना हो तो हम निकाल लेंगे, मतलब ये ऐसे अट्रैक्शन थोड़ा ठीक नहीं होगा। लेकिन जब अगर मैं इसको ऐसे चिपका दूँ ऐसे, तो ये ज़्यादा अच्छे से और स्ट्रांगली चिपक पाएंगे। तो ये होता है सिग्मा बॉन्ड, ये होता है हमारा पाई बॉन्ड। सिग्मा ये कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कार्बन का, ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। और ये कार्बन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कार्बन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कंबाइन होकर फॉर्म कर रहे हैं पाई बॉन्ड का। तो सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। हेड टू हेड मतलब क्या, ये इसका हेड इसका एकदम कॉर्नर पे टाइटली चिपके है। पाई बॉन्ड क्या है, बस ऐसे ही अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन, कुछ बॉन्ड वॉन्ड नहीं बना इनके बीच में, ये क्लोज हुई ही नहीं, बस ये एक यहाँ है, यहाँ थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो गया तो बस। और इस तरह से हमारा इथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या है, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन है। समझ पा रहे हो, ट्राइगोनल प्लेनर,
ये जो ज्योमेट्री है ये है ट्राइगोनल प्लेनर। थोड़ा इधर लिख देते हैं। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर और शेप अगेन ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों? क्योंकि लोन पेयर नहीं है। ये ट्राइगोनल प्लेनर, अब क्यों, देखो प्लेनर वर्ड आ गया और प्लेन में कौन एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं? एक्स और वाई। अब हम आते हैं अपने sp हाइब्रिडाइजेशन पे। sp में फिर से वही सेम चीज़, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। अब ये सवाल आता है कि यहाँ पे क्या होगा। वही देखो sp3 जो है, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है? 1 और 3 p, 4 हो गए। 4 से क्या बन रहा है? टेट्राहेड्रल। sp2 में 1 s का, 2 p के, 3 से क्या बन रहा था? ट्राइगोनल प्लेनर। sp आता है इसमें s का और एक p का। ये सिर्फ 2 ही हैं और 2 चीज़ें मिलके क्या भाई, प्लेन ट्राइगोनल प्लेनर बनाने के लिए तो कुछ 3 हमें चाहिए होगा ना, एक मतलब एटम मॉलिक्यूल या 3 चीज़ें चाहिए होंगी। और टेट्राहेड्रल के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बट 2 डॉट से हम क्या बना सकते हैं? सिंपल एक लाइन, बस। तो ये लीनियर है। तो लीनियर से क्या याद आया? कौन सा ऑर्बिटल? pz। ठीक, तो pz मिलके ये बनाएंगे sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने? 2। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसका एग्जाम्पल है हमारा इसका एग्जाम्पल है इथाइन। इथाइन फिर से अगर मैं इसका पूरा समझाऊँ तो 1s2 2s2 2p2। अगेन ये ग्राउंड स्टेट पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा इधर बनाते हैं। ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एक्साइटेड स्टेट में भी इस तरह से। ठीक, अब क्योंकि एक तो ये सपोज कार्बन नंबर 1 ही इसको मानो, एक कार्बन और होगा, उसकी मैं सिर्फ एक्साइटेड स्टेट बना रही हूँ और वो इस तरह से होगा। हाइड्रोजन सिर्फ एक ही से ये अटैच है और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन से ये अटैच है। अब अगर हम देखें तो इसके पास कितने, 1 2 3 4 5 ही इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 3 की और ज़रूरत है। ये 3 क्या करता है, इन तीनों की शेयरिंग हो जाती है। शेयरिंग नहीं होती, मतलब शेयरिंग सिर्फ इन 2 की होती है और ये दोनों अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ जाते हैं। तो ये कार्बन और कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं सिग्मा। ये 2 बनते हैं पाई। तो इसमें अगर देखिए तो ये सिग्मा, ये पाई और ये पाई, इस तरह से ये। अच्छा, बॉन्ड जो होते हैं सिग्मा, पाई और एक और होता है डेल्टा। डेल्टा बॉन्ड बहुत ही स्पेशल है। इसका सिर्फ एक केस, जहाँ मतलब एक ही केस आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है पढ़ने में, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आता है बेसिकली, तो हम उसको देखेंगे इनऑर्गेनिक में। फ़िलहाल हमारा ये इथाइन। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
अभी आप कार्बन, ये कार्बन, ये दोनों आपस में शेयरिंग किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे एक कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन के कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। अब बचते हैं कार्बन के 2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये, मतलब ये ऑर्बिटल्स इतना गैप नहीं होता, ये ऐसे बनते हैं इस तरह से। ये थोड़ा कार्बन क्लियर नहीं होता, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा गैप के साथ बना दिया है यहाँ पे, और एक यहाँ इस तरह। अभी क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो है इनमें भी, ये pz वाला है ऑर्बिटल, और ये px py, ये px ये py। अभी होगा क्या कि px वाला अट्रैक्ट हो जाता है px वाले से, py हाइब्रिड ऑर्बिटल py से, सेम यही चीज़ यहाँ भी होती है, और बनता क्या है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा, एक मैं आपको समरी इसकी बता देती हूँ, और ये समरी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में क्या है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और बनाते क्या हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, sp में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल, इसका शेप हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका हो जाता है लीनियर। अब कि ये तो हमारी बात हो गई इतनी। अभी इसमें क्वेश्चन तो नहीं, मतलब एक आप अपने नॉलेज के लिए समझिए कि इनमें s कैरेक्टर और p कैरेक्टर कितना होता है। sp3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हम s कैरेक्टर का परसेंटेज और p कैरेक्टर का परसेंटेज हमें निकालना है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल 100 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इससे कम हम 100 से डिवाइड करेंगे, आ कितना रहा है 25। तो 25% s हो गया और 75% p, क्योंकि भाई 25 s का और 25 25 25 px py pz तो हुए कंबाइन करके 75। sp2 में क्या होता है, s का तो 25, अरे इस तरह नहीं, sp2 की एक अलग स्टोरी, बहुत सारी स्टोरियां हैं यहाँ पे। 100 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 से, और हमें डिवाइड करने के बाद मिलता है 33.3333 करते जाओ बस %। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना है 33% अप्रॉक्स मान लो, और 33 प्लस 33 प्लस 33 तीन ऐड 3 नहीं 2, 33 और 33 66% पी हो गया। एसपी में क्या है, ये तो सिंपल है,
दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में डिवाइड कर दो, 50 आ गया, और यहाँ पे 50s और 50p। अभी इससे फ़र्क क्या पड़ता है ये जानना इम्पोर्टेंट है। देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद हमारा s ऑर्बिटल होता है, फिर सपोज ये हमारा p हो गया। तो क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास में s होता है, फिर p आएगा, फिर d आएगा, फिर f आएगा, ऐसे ऐसी चीज़ें बढ़ती। तो न्यूक्लियस के सबसे पास में ये s है, इसका अट्रैक्शन जाहिर सी बात है कि सबसे टाइटली s ही अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस के थ्रू। तो s ऑर्बिटल हमारा न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास में होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस के थ्रू। भाई न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा पावर s पे ही तो लगा रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, p को भी कर रहा है, फिर यहाँ d को भी कर रहा है, f को भी कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा पावर वो s पे ही तो लगा रहा है भाई, सीधी सी बात है। तो मतलब क्या है कि जिसमें s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, s कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब कि वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा, उसके बाद sp2, फिर sp3। हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है, p कैरेक्टर बढ़ रहा है और s कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। p कैरेक्टर इंक्रीज, s कैरेक्टर डिक्रीज, यही तो हो रहा है। फिर इससे हमने इतना पता किया। अभी क्या है कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे पूछ लेगा, कोई मॉलिक्यूल दे देता है और कहता है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बताइए, पाई बॉन्ड काउंट करके बताइए कितने हैं। sp3 में कितने सिग्मा होंगे, स्ट्रक्चर कैसा था, टेट्राहेड्रल ही तो था, तो कितने सिग्मा हो रहे थे, 4 सिग्मा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 सिग्मा। sp2 का स्ट्रक्चर कैसा था, लीनियर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 सिग्मा। sp का स्ट्रक्चर कैसा था, अरे sp2 का स्ट्रक्चर था ट्राइगोनल प्लेनर, 3 सिग्मा। और sp का स्ट्रक्चर लीनियर, और इसमें कितने, 2 सिग्मा। भाई जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही सिग्मा बॉन्ड। अब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसा आता है, हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे। एक सिंपल सा मैं मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, हमने सपोज़ ये ले लिया, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर IUPAC में हम पढ़ेंगे आगे। तो हमने ये लिया है, और इसमें अगर मैं इस कार्बन को देखूं, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए इस स्ट्रक्चर को ओपन कर दीजिए, इस तरह एक बॉन्ड ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन अब ये कैसा कार्बन है, 1 2 3 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब sp3। ये कैसा कार्बन है, 1 2 3 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब sp3। ये कैसा कार्बन, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 1 2 3, 3 सिग्मा मतलब sp2। ये 1 2 3, 3 सिग्मा मतलब sp2। ये वाला कार्बन 1 2 3 4, 4 सिग्मा मतलब sp3 कार्बन। समझ पा रहे हो, इस तरह के एग्जाम्पल वो दे देता है और पूछ लेता है आपसे कि अच्छा कितने इसमें सिग्मा है, कितने पाई हैं, और हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, कोई पर्टिकुलर एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। एक इसमें एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है, वो इस तरह से, एनायन। ऐसे ही एग्जाम्पल सेम मैं यही ले रही हूँ, बस अब मैं कार्बन पे
पॉजिटिव चार्ज बना रही हूँ। अब ये दो एग्जाम्पल है आपके पास, एक ये और एक ये। इसका हमसे पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन सारे एटम का पहले निकाल लेते हैं, तो इसको हम ओपन करेंगे और इसका ओपन स्ट्रक्चर हम इस तरह से हमने बना लिया। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम इसमें क्या देखा, 1 2 3 4 सिग्मा है, तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। सेम ऐसे ही इस वाले कार्बन में 1 2 3 4 सिग्मा है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। बट इस कार्बन का क्या करें, सिग्मा तो हमें ये दिख रहे हैं 3 सिग्मा, प्लस इसके साथ एक क्या है, नेगेटिव चार्ज, या क्या कहेंगे हम, लोन पेयर। भाई एक नेगेटिव चार्ज को हम कैसे दिखाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये एक नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो 3 सिग्मा में 3 सिग्मा हो गए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये एक नेगेटिव चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन और, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं। तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर हम काउंट कर रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड का 8 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और हम इस कार्बन को कह रहे हैं sp3 कार्बन। ठीक, अब नेक्स्ट हम इस वाले पे आते हैं। हम इसका भी स्ट्रक्चर ओपन कर देंगे, इस पे हम लगा देंगे पॉजिटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे हैं, इनमें sp3 ही है, हमने जस्ट यही अभी देखा। इस कार्बन का क्या करें, 1 2 3 सिग्मा है, बस 3 ही सिग्मा है। पॉजिटिव मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 3 सिग्मा है, तो सिंपली ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी। ठीक, ऐसे हमारे पास हमने इस मतलब एक एग्जाम्पल पहले तो हम और देख लेते हैं, जो कि है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। जो भी एग्जाम्पल नंबर हो देख लीजिएगा। इस पे नेगेटिव। अब हमें इसमें भी सेम, हम पहले तो स्ट्रक्चर ओपन करके लिखेंगे। इस पे नेगेटिव, ये कार्बन 1 2 3 4 सिग्मा के साथ sp3, ये वाला कार्बन 1 2 3 सिग्मा के साथ sp2, ये वाला कार्बन 1 2 3 सिग्मा के साथ sp2। ये कार्बन बचता है। अभी हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था ये sp3 था, बट यहाँ पे ये कार्बन sp3 नहीं है। इसमें ज़रा सा हम अगर देखें तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, कॉन्जुगेशन, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, अरे नेगेटिव सिंगल डबल, सिर्फ इतनी ही कॉन्जुगेशन, यहाँ पे ऐसे ये कॉन्जुगेशन में है। तो ये क्या बनेगा अब, इस तरह से स्ट्रक्चर 1 2 3, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। वापस ये नेगेटिव इधर, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है पूरा, नेगेटिव सिंगल डबल। हमने ये लोन पे ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया, पाई बॉन्ड बना। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट जैसे ही ये यहाँ आया वैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होके एज अ नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो गया। वापस ये नेगेटिव इधर आ गई। तो ये स्टेबल कहाँ है, ये भाई कभी इधर आ रहा है, ये बॉन्ड इधर चला,
तो ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड को तो हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट ही नहीं करते। नेगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज का मतलब क्या है? लोकेलाइज है, फिक्स है। डी का मतलब होता है डिलीट, तो डिलीट फिक्स, तो क्या हो गया कि वो फिक्स नहीं है। अब फिक्स को जब हम डिलीट कर दिए तो वो फिक्स थोड़ी ना रहा। तो डीलोकेलाइज का मतलब होता है कि अब वो लोकेलाइज नहीं है, मतलब इधर उधर जा रहा है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। सिग्मा बॉन्ड की तो फिक्स है, इसकी नहीं, तो इसलिए हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट ही नहीं करते। और इसका कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे फिर 3 सिग्मा और sp2। कुछ एग्जाम्पल हम लोग पहले और देख लेते हैं। थोड़ा सा हम साइक्लिक के भी एग्जाम्पल हम ज़रा देख लें। एक हमने कोई मॉलिक्यूल ले लिया इस तरह से, यहाँ पाई बॉन्ड और नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन 3 सिग्मा ही बनाता है, तो सिर्फ इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें 1 2 3 सिग्मा। अब इसमें ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे कि नहीं? ये देखो, ये डीलोकेलाइज है कि नहीं? इस तरह ये इधर जाएगा। इसका जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे हम नेगेटिव कर लेते हैं। तो हुआ क्या, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। भाई ये लोन पेयर फिक्स ही नहीं है, ये वापस से लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, तो स्टेबल नहीं है। इस वजह से हम इस 3 सिग्मा ही काउंट करते हैं लोन पेयर, क्योंकि डीलोकेलाइज है, इसलिए हम इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और। ऑक्सीजन पे होते हैं 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर इन्वॉल्व है डीलोकेलाइजेशन में। तो लोकेलाइज क्या है? एक ही लोन पेयर, तो सिग्मा तो हो गए 2 प्लस 1 लोन पेयर लोकेलाइज वाला, तो ये टोटल होता है 3, मतलब 1 लोन पेयर। तो 2 और 1 3, और 3 पे हम क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। इस ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, और इसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में अभी तक क्या देखा? तो हमने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन में ये कुछ मेन पॉइंट्स देखे। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा जब वो डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा काउंट होगा तब जब वो लोकेलाइज्ड होगा। बच्चे, काउंट नहीं होगा कब? जब वो डीलोकेलाइज्ड होगा, और काउंट होगा तब जब वो लोकेलाइज्ड होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, हाइब्रिडाइजेशन। एंड इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो कीप लर्निंग।